हुए हो और उन रिजल्ट्स के अंदर एनडीए बहुमत पाया हुआ हो, बहुमत के साथ साथ प्रधानमंत्री एनडीए की तरफ से लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री एनडीए के द्वारा बहुमत के रूप में लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया गया हो, उस दौर में जब एनडीए के पास 292 सीटें हों, अकेली बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, ऐसी पार्टी जिसके पास कुल सीटें अपोजिशन में खड़े इंडिया अलायंस की कुल सीटों से ज्यादा हों, उसकी पार्टी का वर्तमान में पीएम बनने जा रहा हो, उसके बावजूद आप लोगों के बीच में चर्चा टीडीपी और जेडीयू की चल रही हो और ये कयास लगाए रहे हों कि नीतीश कुमार कहीं वापस से पलटी तो नहीं मार जाएंगे, इन सभी चीजों के बीच में आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, जहां एक और इंडिया अलायंस की एनडीए की बैठकों का दौर आज जारी है, हम एक और विषय आपके सामने ला रहे हैं। साथियों, जहां एक और 292 सीटें लाकर के 292 सीटें लाकर एनडीए 272 से 20 सीटें अधिक लाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने वाला है, उस बीच में मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूं। रोचक जानकारी यह है, इन तमाम प्रयासों के बावजूद क्या प्रधानमंत्री मोदी 5 साल पूरे कर पाएंगे? आज 5 साल पूरे ना कर पाने के मैं आपको 5 बड़े कारण गिनाऊंगा और बताऊंगा कि यह बनने वाली एनडीए की 3.0 सरकार, तीसरी बार बन रही सरकार, अगर शपथ ग्रहण करती है तो यह 5 साल पूरे नहीं करेगी। अगर अभी तक के तजुर्बों को सही नापा जाए और जितना भी इंडिया के अंदर वर्तमान में चुनाव की राजनीति चल रही है उसे सही से देखा जाए तो 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आज कंप्लीट विश्लेषण इस बात पर है। अपडेट इतना है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि दूसरी बार की जो सरकार थी, यानी कि 2019 से 24 के बीच का जो लोकसभा चुनाव था, उसकी वजह से बनी हुई सरकार में पीएम पद से इस्तीफा देना होगा, फिर दोबारा से अपने पद के लिए अपनी काबिलियत शो करनी होगी, दिखाना होगा कि हमारे पास प्रॉपर बहुमत का नंबर है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जल्दी ही डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूं, भले ही एनडीए 292 सीटें लेकर के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकली हो, सबसे बड़े गठबंधन के रूप में निकली हो, उसके बावजूद भी यह 5 साल पूरे नहीं करेगी। आज का सेशन इस बात पर है। मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 400 पार करेगी एनडीए, या 400 पार के मतलब अब की बार 400 पार, और इनका 400 पार का दावा चल नहीं पाया। एनडीए 292 सीटों पर रह गया। तो पहला पॉइंट तो ये इनकी नैतिक हार के रूप में है। लोग ये विचार बना रहे हैं कि ये इनके ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट करे कि आपने कहा था 400 पार, देखिए आप 292 में ही रह गए, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 ही चाहिए थे, तो फिर आपने 400 क्यों बोले? आप 400 बोले, 400 नहीं बना पाए, तो यह नैतिक रूप से आपकी जवाबदेही है कि आप पद से इस्तीफा दे दें, आप पद पर ना जाएं। लेकिन मैं इसे कारक मान ही नहीं रहा। आप यह मत मानिएगा कि मेरे 5 कारणों में से यह एक कारण है, नहीं। राजनीति में जितने नंबर सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं उतने बीजेपी के पास हैं। हालांकि भाजपा की पिछली बार से 20% सीटें घटी हैं, वहीं कांग्रेस की 90% बढ़ी हैं, और वह स्वाभाविक भी है, उनका 90% बढ़ना उसको फिर भी 100 से पार ना करा पाना। पुराने टाइम में काफी कम सीटें थी, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी ग्रोथ ज्यादा तेज दिखाई देगी। अब कारकों की गिनती में पहला कारक डालते हैं। पहला कारक यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी की टीम के साथ जो अलायंस में यानी एनडीए के अंदर जो 2 प्रमुख सहयोगी हैं, जिनमें से एक है नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू, इनका पुराना इतिहास बड़ा संदिग्ध रहा है। 5 साल पूरे ना कर पाने में पहला कारक बनेंगे नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू। ऐसा क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पहले एनडीए के विरोधी खेमे में रह चुके हैं। फिर आप कहेंगे इससे क्या मतलब है, अब तो एनडीए में है। नहीं, विरोधी खेमे में जाने से पहले भी वो एनडीए में हुआ करते थे। इसका मतलब उनका एनडीए में होना, एनडीए से चले जाना, यह कोई बहुत बड़ी बात न्यूज में नहीं रही है। आज की ही खबर देखिए कि आज बिहार से दोनों को दिल्ली आना था, एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार जी को आना था, और यूपीए की या फिर कहिए इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर
तेजस्वी जी को आना था। दोनों ही एक ही फ्लाइट में आए और बाद में एक दूसरे के बीच का जो हाव भाव है वो मीडिया वालों ने कैप्चर किया, और जब फ्लाइट उतरने वाले का समय आया उस समय दोनों एक ही सीट पर बैठे दिखाई दिए। क्या मतलब कि चाचा भतीजा फिर से गले मिलने वाले हैं? इसके कयास अगर आप लगा रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि जितनी इन दोनों के बीच में नजदीकी है उतनी ही नजदीकी पहले कभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच में थी फिर से। लेकिन नीतीश कुमार जी छोड़कर एनडीए चले इसलिए गए थे कि वो मोदी जी को पीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो पीएम के लिए अपने आप को ज्यादा योग्य उम्मीदवार डिसाइड करते थे। यही कारण है कि वो पहली बार जब एनडीए छोड़े थे उस समय बड़ा कारक ये बनकर आए थे। अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में फिर से इनके बीच में मिलन होगा, ये संभावनाओं का मार्केट बहुत गर्म है, क्योंकि ये केवल केंद्र की राजनीति नहीं करते, अपने राज्य की राजनीति में भी रहते हैं। राज्य की राजनीति क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बिहार में अगले ही साल चुनाव है। अगले ही साल चुनाव में अगर नीतीश कुमार जी को लगा कि उनकी पार्टी दोबारा से बिहार में मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बना रही या उनकी पार्टी को सरकार में नहीं रख रही, तो संभव है कि नीतीश कुमार जी अपने एनडीए का साथ छोड़कर अपनी सीट को बचाने के लिए बिहार में पहुंच जाएं। प्रमुख कारणों में से है, यही कारण है कि सवाल बड़ा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई में एनडीए के साथ रहेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी है। नीतीश कुमार जी को बकायदा न्यूज चैनल्स में पलटू राम के नाम से टाइटल दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने तो लिखा है कि विल पलटू राम नीतीश कुमार प्ले म्यूजिकल चेयर अगेन। मतलब क्या वापस ये नीतीश कुमार वैसे ही जैसे आयाराम गयाराम हुआ करता था वैसे ही पलटू राम की तरह से ये फिर से म्यूजिकल चेयर खेलेंगे क्या कि एनडीए से इंडिया अलायंस में जाने का कैंप करेंगे क्या? तो यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बार जो शब्द निकल कर आता है वो है चंद्रबाबू नायडू जी का। नायडू जी के बारे में खास यह है कि इन्होंने अपनी तरफ से अभी सरकार में आने के लिए सूत्रों के हवाले से जो न्यूज निकल रही है वो यह है कि डिमांड की है कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए प्लस 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए, तब जाकर हम एनडीए अलायंस के अंदर रहेंगे। इन्होंने अपने द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और साथ ही स्पीकर का पद डिमांड किया है। तो क्या बीजेपी इन सभी पदों को देने के लिए राजी हो पाएगी, जो कि ऑलरेडी उनके अपने विश्वास पात्र लोगों के पास होने वाले डिपार्टमेंट थे? क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए के अंदर अब सहयोगी दल अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और ऐसी स्थिति में कैबिनेट के अंदर वो उन पदों की डिमांड करेंगे जिन पदों के दम पर वो अपने आप की भूमिका को मजबूत कर सकें। अब आप कहेंगे ठीक है, अगर सरकार उनकी वजह से बन रही है, अगर ये किंग मेकर हैं तो ये डिमांड गलत क्यों है? डिमांड तो सही है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू भी पहले एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन जब ये सहयोगी हुआ करते थे उसके बावजूद भी ये छोड़कर चले गए थे। तो ये स्थितियां फिर से बनती हैं कि नायडू अगर संभव हुआ तो स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते करते आंध्रा के लिए हो सकता है एनडीए को छोड़कर निकल जाएं। असल के पीछे कारण क्या है कि स्पेशल स्टेटस देना एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही स्पेशल स्टेटस अपने अपने राज्यों के लिए डिमांड करेंगे, जिसे बीजेपी अगर देती है तो फिर अपने जो शासित राज्य हैं वो भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड में निकल कर आ जाएंगे, जो इनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो देखने वाली बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी जब संसद जाएंगे तो तस्वीरें कैसी होंगी, यानी जो आज से पहले 14 और 19 में देखी गई वैसी या कुछ और नया स्वरूप देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जब आपका सेशन हम लेकर आ रहे थे उससे आधा घंटे पहले ही एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को गठबंधन का नेता चुन लिया गया, यानी कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने में जो पहला सबसे बड़ा कारक मैंने आपको गिनाया वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है। यह पहला कारक है बाय द वे। अभी कारकों की गिनती तो जो असली कारक हैं वो तो ये तो कारक था जो आपको पता था। अब आते हैं वो कारक जिनको आप लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, उन पर गिनती करते हैं। प्रधानमंत्री विक्टोरियस साइन के साथ भले ही खुश हों, लेकिन वर्तमान में एनडीए की सरकार बनने के लिए 240 से ऊपर जो 52 सीटें हैं वो 52 सीटें कभी भी इधर उधर हो सकती हैं। हालांकि रिवर्स भी संभव है, इंडिया अलायंस की पार्टियां भी एनडीए के अंदर आ सकती हैं, इनसे मना नहीं कर रहा हूं। असल मायने में कुछ और खेला है जो अपेक्षित है, और वो और खेला अपेक्षित क्या है आइए उन पर चर्चा करते हैं। साथियों, असल में 2024 तो आपने देख लिया, 2025, 26 और 27 बड़े ही क्रूशियल ईयर्स हैं
स्टेट लेजिस्लेटिव चुनावों के लिए। जी हां साथियों, यूनियन के इलेक्शन में आपने अभी आंध्र प्रदेश के चुनाव तो विधानसभा के केंद्र के चुनावों के साथ होते देख लिए, लेकिन बिहार के अंदर जो चुनाव हैं वो अगले साल प्रस्तावित हैं राज्य विधानसभा के। अगर आप यहां पर आंकड़ों को उठाकर देखें तो बिहार में 2020 के अंदर राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5 साल इनका 2025 में पूरा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी संभावना है कि नीतीश कुमार अपने चुनावों को होता हुआ देखकर पलटी मार जाएं। दूसरा एक और कारक निकलता है, और वो क्या है? बिहार से भी बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक ऐसा झटका जो पूरी तरह राममय हुआ उत्तर प्रदेश, अयोध्या में चुनाव हार गई बीजेपी, इस तरह के टाइटल्स के साथ चल रहा है। विचार करिए कि 2022 में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश के 2 लड़के अखिलेश और राहुल गांधी, दोनों ने गजब तरीके से अपने आप को प्रूव किया था, और दोनों ने चुनाव के अंदर प्रयास खूब किए थे, लेकिन सीटें नहीं निकाल पाए। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सबसे बड़ा ग्रुप बनकर निकला है, अर्थात इन दोनों का जो साथ है वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए चिंता का विषय है। अब आप कहेंगे चिंता का विषय है तो इससे कौन सा प्रमाणित होता है? क्या प्रमाणित होता है, इस पर अब आपको लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का ब्रांड अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुमत से या लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आई है, तो ये सीटें एक और तरफ इशारा करती हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और सुगबुगाहट चलती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और वो पॉइंट नंबर 2 पता है क्या है? पॉइंट नंबर 2 है वन नेशन वन इलेक्शन। पहला पॉइंट पलटू राम के बारे में और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के बारे में था। दूसरा पॉइंट जिसमें हम उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में है। साथियों, 2025 में बिहार का विधानसभा और 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इन दोनों को एक साथ 2026 में कराया जा सकता है। पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना और तथ्यात्मक रूप से प्रूव करूंगा, एडजस्ट करिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन इस समय की सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में अगर आपको ध्यान हो तो राजनाथ सिंह जी का हाल ही में बयान है, और बयान यह है कि हम अगले 5 साल के अंदर अंदर ही, यह चुनावों से पहले का बयान है, कि हम पूरे एफर्ट करेंगे पूरे देश में एक बार चुनाव कराने के। तो ध्यान से देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। 2025 में बिहार में। तो बिहार की विधानसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए और 2027 वाली विधानसभा को 1 साल कम कर दिया जाए। आसानी से संभव है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर यह काम किया ही जाएगा, क्योंकि सभी विधानसभाएं एक टाइम पर चुनाव नहीं करा सकती। इसलिए कई विधानसभाओं का टाइम बढ़ाया जाएगा, कईयों का टाइम घटाया जाएगा। मीडियम टर्म 2026 निकलती है। आप कहेंगे 26 के पीछे लॉजिक क्या है? अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी 5 साल पूरे नहीं करेगी। उसमें पहला पॉइंट, जो सहयोगी हैं उनका अविश्वास। नंबर दूसरा पॉइंट है सत्तारूढ़ पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन को कराने का ऑब्सेशन, कि ये हम करा कर रहेंगे, और ऐसा कराने में ये अपने विधानसभाओं को ध्यान रखेंगे, और उन विधानसभाओं में जो मध्यम मार्ग निकलता है वो 2026 का। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, 2026 के पीछे का क्या केवल यही कारक है क्या कि वन नेशन वन इलेक्शन करा के फिर से लोकसभा करा दो? यह भी तो हो सकता है 2029 में लोकसभा कराएं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क देखते हैं। जहां तक आपको यह मालूम है, कांग्रेस इस वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है।
उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इतना बड़ा लोकसभा सीट देने वाला राज्य हाथ से निकला है। तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर एक छटपटाहट होगी कि हमारा राज्य वापस से कैसे हमें मिले, ऐसा क्या काम करें हम सत्ता में रहते हुए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अपना खोया हुआ विश्वास वापस से पा सकें। क्या करें युवाओं के रोजगार के लिए, क्या करें अग्निवीर जैसी योजनाओं के लिए, जिसके चलते युवाओं ने जिन्हें क्रिटिसाइज किया उनके बीच वापस से छाने का प्रयास। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन में प्रबल संभावना दूसरे नंबर पर इसकी बनती है। लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, लेकिन सर 2026 ही क्यों? मतलब एक बात तो ठीक है कि ये पलट सकते हैं, उसके पीछे का 2025 का चुनाव समझ में आया, 25 को मान लो 2026 तक एक्सटेंड कर दिया परिसीमन के इसके वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, तो 2026 ही क्यों? आइए 2026 का अब तीसरा कारक ढूंढते हैं। तीसरा कारक है डीलिमिटेशन कमीशन। मेरे प्यारे साथियों, भारत में आज जो आप 543 सीटें लोकसभा में देख रहे हैं, ये 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर है। 1971 में जो देश की आबादी थी, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा की सीटें निर्धारित हुई। उस समय देश की पॉपुलेशन महज 50 से 55 करोड़ के आसपास थी, यानी प्रति 10 लाख पर एक सांसद हुआ करता था। हमारे देश ने 1971 से 2024 में पॉपुलेशन में 3 गुना इजाफा कर लिया है, यानी आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज भी 543 सांसदों द्वारा गवर्न हो रहा है। इसके लिए देश में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। आर्टिकल 82 के तहत मेरे प्यारे साथियों, भारत में ऑलरेडी 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1971 की ही पॉपुलेशन को आधार मानकर 543 सीटें दी जाती रही हैं। लेकिन अब जब 543 सीटें पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हैं, तो ज्यादा सांसदों की जरूरत है, और ज्यादा सांसदों का क्रोनोलॉजिकल टाइम 2026 में पूरा होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके तहत 1971 की आबादी के अनुसार देश के अंदर 543 सीटें होना प्रस्तावित है, वो 543 सीटें मात्र 2026 तक ही वैलिड हैं। 2026 से लोकसभा में 753 सीटें प्रस्तावित हैं। मतलब यह समझिए कि लोकसभा में 200 नई सीटें आने वाली हैं। 2026 का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारक है, जिसे आप पॉइंट नंबर 3 काउंट कर सकते हैं, दैट इज परिसीमन डिलिमिटेशन, जो कि 2026 में प्रस्तावित है। लेकिन एक बात बताइए, 1971 के स्थान पर कौन सी पॉपुलेशन को माना जाएगा? जब पॉपुलेशन के अंदर काउंटिंग हो, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर ही सीटों का वितरण होता है, तो कौन सी सीटों को माना जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा के अंदर जो नई सीटें बढ़ेंगी 2026 में, उसके लिए पॉपुलेशन से पहले हमने तैयारियां की हैं अपनी संसद बनाकर। अगर आप लोगों ने यह पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से नोटिस किया हो, तो पिछली एनडीए सरकार ने नई संसद का निर्माण किया, और उस नई संसद के अंदर 888 सांसद बैठ सकें, इतनी बड़ी लोकसभा की इमारत का निर्माण किया। जहां आज की संसद में 543 बैठने के लिए भी जगह कम पड़ रही है, हमने ऑलरेडी अपनी नई संसद बना ली है। यानी इस नई संसद के अंदर 2026 के परिसीमन को ध्यान में रखकर नई कुर्सियां लगाई गई हैं। अर्थात संसद के अंदर अगर सीटें बढ़ती हैं, तो कहां बैठेंगे सांसद, वो ऑलरेडी तैयारी है। अब आप कहेंगे ये तो 2024 चल रहा है, 2026 में परिसीमन होगा, तो जनसंख्या कौन सी वाली मानी जाएगी? टेक्निकली भारत में हर 10 साल के अंदर चुनाव होते, जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, सेंसस होता है। 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना था। कोरोना के अंदर हमने जनगणना नहीं करी। वो जनगणना आज एक बहुत बड़ा बवाल बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की थी। ऐसी स्थिति में 2024 में जो सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है, वो है जनगणना का, जिसे 2024 में अनाउंस किया
किया जा सकता है, 2025 में जिसे कंप्लीट किया जा सकता है, और उस जनगणना के बाद 2026 में इसी जनगणना को आधार मानकर सीटों का परिसीमन किया जा सकता है। यह संभावना इसलिए प्रबल होती है क्योंकि यह संभावना कानून पर आधारित है। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर 2026 में सीटें बढ़नी ही हैं लोकसभा की, यानी 543 के स्थान पर 753 सीटें होनी हैं। तो भाई साहब, जो नई सीटें बनेंगी उस पर बिठाने के लिए चुनाव करवाओगे कि नहीं? तो चुनाव होना बहुत लाजमी काम है। अब आप पूछेंगे, यह बात में तो तर्क है, जनगणना हुई नहीं है, परिसीमन होना प्रस्तावित 2026 में है, 543 भी 2026 तक ही वैलिड है, जनगणना होना बाकी है, तो क्यों ना जनगणना कराने का कार्य किया जाए? बिल्कुल कराया जाएगा। भारत की जनगणना होनी है और इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाए तो संभव है कि यह अपोजिशन के द्वारा उठाए गए मुद्दे की पालना हो जाए। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताता हूं जिससे इस बात पर आपको और बल मिलेगा, और वो बल क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में ना केवल सेंसस बल्कि हाल ही में हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल पास 2023 में। वुमेन रिजर्वेशन बिल जब पास हुआ तो हमारी देश के अंदर लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। फिलहाल जो वर्तमान में लोकसभा है इसके अंदर 1/3 सीटें रिजर्व नहीं थी। अब अगर 2026 में चुनाव होते हैं तो 2026 में वुमेन रिजर्वेशन जो 1/3 सीटें हैं, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा, 750 में से अगर 1/3 सीटें यानी कि लगभग 225 सीटों के आसपास, 250 सीटों के आसपास महिलाओं को दे दिया जाए तो यह वुमेन रिजर्वेशन को सेटल कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2026 के परिसीमन के बाद में महिलाओं का वुमेन रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने जब रिजर्वेशन पारित किया तब कहा कि 2029 से लागू होगा, लेकिन अभी उसका कोई भी कानूनी प्रस्ताव तो है नहीं। इसके चलते संभव है कि 753 को अकोमोडेट करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन 2026 में लागू कर दिया जाए। यह चौथा तर्क है जिसे आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पांचवा तर्क जिसके चलते इस सरकार को आप गिरता हुआ देख सकते हैं वो बड़ा कारक है। उस बड़े कारक को आप लाइटली ना लें। कारण क्या है? अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकलकर आए तो उन्होंने एक बयान से मार्केट के अंदर गजब सनसनी क्रिएट कर दी, और वो ये थी कि यही वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अपने कई सीनियर लीडर्स को 75 साल का होने पर कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था। अटल जी, अडवाणी जी इसके प्रमुख उदाहरण रहे, मुरली मनोहर जोशी जी इसके प्रमुख उदाहरण रहे। तो जो नेता अपने सीनियर्स को 75 साल होने पर कंपलसरी रिटायरमेंट देकर उन्हें सलाहकार मंडल में, मार्गदर्शक मंडल में बिठा देता हो, वो खुद अगले साल 75 साल के हो रहे हैं। यह बात केजरीवाल जी ने जेल से बाहर निकलते ही जब छोड़ी तो बीजेपी को आकर सफाई देनी पड़ी और कहा कि नहीं, यह अगला कार्यकाल भी पूरा करेंगे। लेकिन अगर पार्टी इस नियम की पालना में रहती है तो 73 वर्षीय नरेंद्र मोदी जी 2025 के सितंबर में, 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में 2025 में उनका 75 साल का होना, साथ ही साथ अपना झोला उठाकर चले जाना, इसमें कोई अजब संयोग की बात नहीं होगी। ये सारे संयोग इशारा करते हैं 2026 की तरफ। आपको क्या लगता है, इन कयासों में कितना दम है? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।